हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर है आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे जी सकते हैं हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ पर। हम सब जानते हैं कि भारत को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि लगभग 77 मिलियन लोग भारत में डायबिटीज़ के शिकार हैं। यानी 6 में से एक इंसान इस बीमारी से पीड़ित है। ये बीमारी हमारे शरीर के हर ऑर्गन पर बुरा प्रभाव डालती है और इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वीटी अग्रवाल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। गुंजन, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज हिंदुस्तान डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है। भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ने के पीछे आखिर वजह क्या है? राइट गुंजन, आंकड़े तो तुमने बिल्कुल सही बताए हैं। आज के डेट में करीबन 7-7.5 करोड़ लोग हमारे ही देश में डायबिटीज से ग्रसित है और इस दुनिया का हर छठा डायबिटिक इंसान इंडियन है। पिछले 20 सालों में अगर हम प्रेवलेंस देखें तो डायबिटीज की प्रेवलेंस बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके कारण कई हो सकते हैं, उनमें से एक श्योरली जेनेटिक्स है। ये देखा गया है कि साउथ ईस्ट एशियन और खासकर इंडियन लोगों में ऐसे जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे कि उन्हें डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा होती है। उन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी और लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होने की संभावना होती है। बट ये दो चीज़ें हैं जो शायद हम बदल नहीं सकते। जो रिवर्सिबल या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हम देखें, और शायद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, वो है ओबेसिटी या वेट गेन। अब आंकड़ों के मुताबिक एक स्टडी जो 2018 में प्रेस्टिजियस लैंसेट जर्नल में पब्लिश हुई है, उसमें ये बताया गया है कि 20 साल की उम्र से ज़्यादा पॉपुलेशन में ओवरवेट या मोटापे की संख्या 2 गुनी हो चुकी है पिछले 20 सालों में। So that is an alarming figure, and that is probably the primary reason of this rapid increase in prevalence of diabetes in our population. And the good part here is कि ये modifiable है। ये एक चीज़ है जो हम बदल सकते हैं, रोक सकते हैं, आगे बढ़ने से प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि जेनेटिक प्रॉब्लम तो है ही, क्या हम इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं? क्योंकि भारत जैसे देश में जहां आयुर्वेद का जन्म हुआ, आज हम मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर रहे हैं, बावजूद इस बीमारी के मामले हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। क्या हम इस पर कंट्रोल करने में असफल हुए हैं? असफल शायद हाँ, एक तरह से असफल भी मान सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया जेनेटिक्स कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल, हमारे डाइट, एक्सरसाइज को हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये हम सब जानते हैं, ना केवल हमारे देश में बट दुनिया भर में मोटापा या फिर पुअर लाइफस्टाइल के कारण दूसरी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और डायबिटीज के बढ़ने का ये सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो हाँ, प्रॉबली कहा जा सकता है कि हम एक तरह से असफल हुए हैं, लेकिन द सिल्वर लाइनिंग हियर इज कि यहाँ से अगर हम एफर्ट डालें, पब्लिक हेल्थ मेजर्स यूज करें,
और अवेयरनेस बढ़ाएं, तो शायद हम इन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं और बीमारी रोकने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। डॉक्टर, ये माना जाता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो उसे इस बीमारी के साथ पूरी ज़िंदगी जीना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी उसे दवाई लेनी पड़ती है। पर अभी कहा जा रहा है रिसेंटली कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल हैं, ठीक हो सकती है? कितनी सच्चाई है इस दावे में डॉक्टर? गुंजन, आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने मुझे ये सवाल पूछा। आज के डेट में दिस इज अ बिग क्वेश्चन एंड ये इम्पोर्टेंट है एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एज ए डायबिटोलॉजिस्ट मेरी तरफ से कि मैं लोगों को अवेयर करूँ, है ना, क्योंकि बिना तथ्य जाने, बिना फैक्ट्स जाने किसी के पीछे भागना शायद सही नहीं है। आजकल देयर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं हैं, इंडिविजुअल लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि आप अपनी दवाइयाँ छोड़ दीजिए, हम आपकी बीमारी खत्म कर देंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ डायबिटीज। आप गूगल करो एंड there'll be whole list. So to answer that question, yes, कुछ लोग डायबिटीज के ऐसे हो सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के, जिनमें कुछ समय के लिए हम बीमारी को बिना दवाई के कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पे इसका एक ही तरीका होता है, स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल चेंज एंड वेट लॉस। वजन अगर किसी का सिग्निफिकेंटली हाई है और वो मेहनत करके, डाइट कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके वजन लूज करता है, तो ये पॉसिबल है कि उसको उसकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाए और वो कुछ समय के लिए बिना दवाइयों के कंट्रोल हो। ये हम सब जानते हैं कि डायबिटीज के इलाज का एक प्रमुख हिस्सा खुद डाइट और एक्सरसाइज है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि आधा इलाज दवाइयाँ हैं और बाकी आधा इलाज खाने पीने का परहेज और एक्सरसाइज है। और अगर कोई सिर्फ इसी से अपनी शुगर को नॉर्मल रेंज में रख रहा है और जब तक रख पाता है, आई मीन इट इज वंडरफुल एंड श्योरली एक्सेप्टेबल। प्रॉब्लम तब आती है जब वो लोग जो अपनी बीमारी में बहुत लंबा बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, हमें ये पता होना, वो अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं बिना अपने डॉक्टर की सलाह से, और कई बार बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में या इमरजेंसी में लैंड करते हैं। सो प्रैक्टिकली हमें ये समझना होगा कि उन्हीं लोगों में बीमारी रिवर्सिबल टेम्पररी हो सकती है जिनके शरीर में ऑलरेडी थोड़े पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल बाकी हैं, और ये तभी होगा जब बीमारी शुरुआती स्टेज में है। मानो कोई 20 साल की से डायबिटीज से ग्रसित है, कई तरह की टैबलेट्स और इंसुलिन पे आ चुका है, उनमें इट इज वेरी अनलाइकली कि हम दवाइयाँ बंद करके उसको कंट्रोल कर पाएं। थोड़ा रिस्की तो भी होगा। ओवरऑल हो सकता है आपको ये जज करना खुद डिफिकल्ट हो। मेरा मैसेज बस यही है, आप जो भी करें प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह लेकर और उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर दवाइयाँ कम करें या घटाने की कोशिश करें। डॉक्टर, टाइप 2 की तो हो गई बात, टाइप 1 की बात करती हूँ मैं, डायबिटीज़ की, यानी जिन्हें पैदाइशी ब्लड शुगर की बीमारी होती है। क्या उनके केस में भी ये बीमारी ठीक या रिवर्सिबल हो सकती है, या उन्हें भी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की ज़रूरत है? अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन गुंजन, आई एम सो हैप्पी कि तुमने इसके बाद ही ये सवाल पूछा। सो क्लियर मैसेज है, टाइप 1 डायबिटीज उस तरह की बीमारी है जहां इंसुलिन नहीं बन रही होती, हमारे शरीर में इंसुलिन बनने वाले सेल खत्म हो चुके हैं। सो ना केवल शुगर कंट्रोल के लिए बट लाइफ की बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए और जान बचाने के लिए भी इंसुलिन की आवश्यकता है। ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल इन ढकोसलों में ना आए, इंसुलिन बंद करने की कोशिश ना करें। Rather, even a single missed dose of insulin might lead them to a hospital or to an emergency situation. डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के समय होती है, जो डायबिटीज़, क्या ये डिलीवरी के बाद अपने आप ख़त्म हो जाती है या इसके लिए भी मेडिकेशन की ज़रूरत होती है? जेस्टेशनल डायबिटीज उस तरह की डायबिटीज है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें पहली बार डिटेक्ट होती है। आमतौर पर उसका कारण होता है कि प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और उन हार्मोन्स का एक इफेक्ट ये होता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं और डायबिटीज टेम्परेरी कर सकते हैं। तो आमतौर पे ज्यादातर जेस्टेशनल डायबिटीज डिलीवरी के बाद में खत्म हो जाती है, यानी कि उन्हें आगे चल के दवाइयाँ या इंसुलिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। But in the same way, it is important for us all to understand, and which I keep emphasizing to all my gestational diabetes patients, कि आपको gestational diabetes है, this itself increases the risk of getting diabetes. आगे चल के फ्यूचर में उन्हें frank diabetes होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो दवाइयाँ बेशक बंद हो जाएं, उन्हें लाइफस्टाइल फिर भी मेंटेन रखनी चाहिए, अच्छा खान पान, एक्सरसाइज मेंटेन रखना चाहिए और पीरियोडिकली समय समय पर शुगर की जांच करते रहना चाहिए, क्योंकि यही वो महिलाएं हैं जिन्हें आगे चल के डायबिटीज होने का रिस्क भी ज्यादा होता है।
ओके डॉक्टर। डॉक्टर, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कौन से लक्षण दिखने पर, कौन से साइंस और सिम्टम्स दिखने पर हमें ये अंदेशा होता है या हमें इस बात का पता चलता है कि डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है हमारे शरीर के अंदर? लक्षण गुंजन, शायद हम काफी लोग इसे ऑलरेडी जानते हैं। जो टिपिकल लक्षण होते हैं डायबिटीज के, उसमें ये होता है कि या हमारा वजन तेजी से घट रहा होता है, प्यास ज्यादा लगना, या यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, भूख ज्यादा लगना, और डिस्पाइट दैट भूख ज्यादा लगने के बावजूद वजन घटना, इन्फेक्शंस होना, स्पेशली जेनेटल इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, ये कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज के। लेकिन हमें ये ध्यान रहे कि 50% से ज्यादा लोग जिन्हें डायबिटीज है उन्हें ये महसूस ही नहीं होता, उन्हें सिम्टम्स नहीं होती। एंड दैट इज व्हाई इट इज सच एन सो इम्पोर्टेंट दैट वी गेट रूटीन टेस्ट डन। अगर लक्षण का इंतजार करते हैं तो कई बार लोग हमारे पास इस स्थिति में आते हैं जहाँ पर शुगर के कारण, लंबे समय तक डायबिटीज होने के कारण उनके अंगों में या ऑर्गन्स में डैमेज हो चुका होता है। इसलिए आज गाइडलाइंस भी हमें यही कहती हैं कि 45 साल की उम्र के बाद हर इंसान को शुगर टेस्ट करवाना चाहिए और फिर पीरियोडिकली उसके रिस्क के बेसिस उसे रिपीट करना चाहिए। वो लोग जिन्हें परिवारों में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, या जो ओवरवेट हैं, या जिन्हें पीसीओडी है या कोई जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री है, उन्हें शायद और भी कम उम्र में शुगर टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए, ना केवल सिम्टम्स का इंतजार करना चाहिए। डायबिटीज़ जैसे कि आपने कहा कि हमारे हर ऑर्गन पर असर डालती है, हमारे हर अंग, शरीर के अंग को ख़राब करती है, तो डायबिटीज़ के साथ साथ और कौन सी बीमारियों का खतरा हमारे को बढ़ जाता है? डायबिटीज, जैसे मैंने बताया कि लार्जली एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, लक्षण नहीं करती, लेकिन फिर भी हम चिंतित हैं। आज हम बैठ के डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ही डिवास्टेटिंग या डैमेजिंग हो सकते हैं। तो शरीर में अगर लगातार ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है या अनकंट्रोल्ड है, तो अल्टीमेटली शरीर के कई ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। उनमें से प्रमुख होती है हमारी आंखें, जिसमें रेटिना पे शुगर का असर आ सकता है, और अगर वो समय पर इलाज ना कराया जाए तो विजन लॉस का भी डर रहता है। दूसरे ऑर्गन्स हैं किडनी, हमारे नर्व्स या नसें, जिसके ऊपर अगर शुगर का असर होता है तो हमें सुनपन आने लगता है, महसूस होना कम हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू इंजरीज, अल्सर्स, पैरों में डैमेज होना, पैरों का एम्पुटेशन होना। दूसरे रिस्क फैक्टर्स है हार्ट के ऊपर। सो शुगर अनकंट्रोल लीड्स टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, इनफैक्ट फैटी लिवर। आजकल की पहले शायद हम लिवर की बीमारियों पर इतना ध्यान नहीं देते थे, बट इट इज क्लियर कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का सबसे प्रमुख कारण आज के डेट में डायबिटीज और मोटापा है। सो यू नेम इट, एंड probably almost all organs of the body can be involved. So it is important that we diagnose and treat the disease appropriately. डॉक्टर, आप मुझे ये समझाइए कि इंसुलिन लेने की ज़रूरत कब हमें किस स्टेज पर पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल गुंजन, आई थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। सो इंसुलिन, पहली बात तो रही टाइप 1 डायबिटीज की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 1 डायबिटीज जहाँ पर इंसुलिन नहीं बन रही है, जो आमतौर पे कम उम्र में शुरू होती है, वहाँ पर इंसुलिन अनिवार्य है, एक डोज भी मिस नहीं की जानी चाहिए, बिकॉज इंसुलिन लाइफ सेविंग होती है। बाकी टाइप 2 डायबिटीज के वो पेशेंट्स जिन्हें बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है और जो अब इस स्थिति में आ गए हैं कि ऑप्टिमम डोजेज ऑफ टैबलेट्स के साथ में भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ऐसा तब होता है जब हमारे इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, विच कैन हैपन। डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। सो शुरुआत में जो बीमारी टैबलेट से कंट्रोल हो रही थी और अब नहीं हो रही है, ऐसे कई लोगों को आगे चल के इंसुलिन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनकी कोई सर्जरी होने वाली है, या जो किसी तरह की बीमारी के कारण अक्यूटली इन्फेक्टेड है, हॉस्पिटलाइज्ड है, वहाँ तेजी से शुगर कंट्रोल करने के लिए हम कई बार इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, पर इनमें से कई लोग बाद में टैबलेट्स पे वापस आ जाते हैं। डॉक्टर, मैं आपसे अपना पहला सवाल एक बार दोबारा करना चाहती हूँ कि क्या आयुर्वेद में डायबिटीज़ का इलाज है? क्योंकि कहा जाता है कि आयुर्वेद की आप हेल्प से जो डायबिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, तो क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आयुर्वेद का इलाज करवाना सही रहेगा? देखो गुंजन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे देश में दूसरी तरह के ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक हो गया या होम्योपैथिक हो गया, बट जहाँ तक हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करें, जहाँ पर
तथ्य देखकर रिसर्च करके हम कोई नतीजे पे पहुंचते हैं। तो वहाँ हमें पता है कि इस तरह की थेरेपी जो टैबलेट्स है या इंसुलिन है वो क्यों दी जा रही है, उनके एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स क्या है, किस मात्रा में देने से हमें क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। Things are so clear for not only the doctor but also the patient, and you also can choose from. So मुझे नहीं लगता कि हमें आयुर्वेद पे इस समय फोकस करना चाहिए। हाँ, शुरुआती स्टेज जहाँ पर डायबिटीज की है और आपके डॉक्टर को लगता है कि सिर्फ परहेज से और खाने डाइट एक्सरसाइज से आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है और आप कुछ घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं जिसमें कि शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मानो कोई लोग मेथी खाना चाहते हैं, सो दैट्स ऑल राइट। ऐसे लोगों को मैं रोकूंगी तो नहीं, बट इलाज छोड़ के या अपनी दवाइयाँ छोड़ के बिल्कुल आयुर्वेद की तरफ टर्न हो जाना, एटलीस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा है कि इट वर्क्स टू मच और वर्क्स वेल। सो अगेन अल्टीमेटली बॉटम लाइन यही है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से जो भी चेंज अपने लाइफस्टाइल में या अपने दवाइयों में करना चाहते हैं। डॉक्टर, हम सब जानते हैं कि सभी बीमारियों की जो जड़ है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, जैसे कि आपने कहा ओबेसिटी है। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स को क्या एहतियात और लाइफस्टाइल फॉलो करने की आप सलाह देंगी? बिल्कुल, डायबिटीज ना एक बहुत अच्छा स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पर हम कहते हैं कि डायबिटीज भी शायद एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज जो छूने से फैलती है या आसपास रहने से फैलती है। तो उसका लॉजिक ये होता है कि आमतौर पे डायबिटीज परिवारों में चलती है। तो अगर मेरे पिताजी को, मेरे माता पिता को डायबिटीज है, तो एक तो जेनेटिक रिस्क है कि मुझे भी हो जाए, लेकिन एनवायरमेंटल रिस्क क्या है? अगर मेरे परिवार में लोगों को डायबिटीज है लेकिन उनका खान पान गलत है, वो एक्सरसाइज नहीं करते, उन सबका वजन ज्यादा है, तो इट पासेस ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स, टू द चाइल्ड। सो यहाँ पर रोल आता है लाइफस्टाइल चेंजेस का, ना केवल खुद के लिए, ना केवल अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, बट शायद अपने पूरे परिवार के रिस्क को बदलने के लिए या कम करने के लिए। ऑब्वियसली हैबिट स्टे। अगर आपको डायबिटीज है और आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो और डाइट कंट्रोल कर रहे हो और आपका बच्चा भी आपको देख के वो कर रहा है, तो आप ना केवल अपनी नेक्स्ट डायबिटीज को सुधार जनरेशन को रहे आप हो, पास नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन को आप प्रिवेंट कर रहे हो एक बड़ी बीमारी होने से। तो श्योरली लाइफस्टाइल चेंजेस, आई थिंक वी जस्ट हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स। हमें ऐसा कुछ आउट ऑफ द वे जाके नहीं करना है। रेगुलर एक्सरसाइज का डेफिनेशन होता है एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक डेली। और 45 मिनट्स हम कहते हैं उन लोगों के लिए just to lead a normal healthy lifestyle, that is for you, for me, for everyone who does not even have diabetes। लेकिन अगर मैं ओवरवेट हूँ, मेरी शुगर बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि मुझे उससे ज्यादा करने की जरूरत है। That has to be individualized, like at least 45 minutes of aerobic activity। और बाकी डाइट कंट्रोल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम जानते हैं आज के डेट में है जंक फूड, इजी फूड, पैकेज्ड फूड जो आसानी से मिलता है और हम स्नैक्स की तरह से खा रहे होते हैं। सो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द किचन, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द एट द फैमिली लेवल। और आई एम श्योर कि मैंने खुद देखे कि ऐसे लोग जो अपने खान पान का और परिवार के खान पान का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज प्रमोट करते हैं, वो कई जरूरी नहीं कि हर बच्चे को या हर ऑफस्प्रिंग को डायबिटीज हो जाए। डॉक्टर, आपने जैसे कि कहा कि हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, यही वजह है जो है वो डायबिटीज़ के है। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इतनी बेसिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डायबिटीज़ पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच गुंजन एंड TV9। थैंक्स। उम्मीद है आपको डायबिटीज़ से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब डॉक्टर अग्रवाल से मिल गए होंगे। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।